चलिए, सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। ठीक है, यूनिवर्सल फीचर का मतलब हो गया कि जितने भी सेल होंगे सबके पास ये चीज़ रहेगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल दिस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी थिन बाउंड्री होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है बेटा, और साथ ही साथ उसके बाउंड्री को डिफाइन करता है। ठीक है बेटा, इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है बेटा, इस मेम्ब्रेन के अंदर में, या फिर ये जो मेम्ब्रेन है बेसिकली, ये किसी भी एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। ठीक है, सेपरेट करता है बेसिकली, और ये एक सेल को इंडिविजुअल बनाता है। क्या बनाता है बेटा? इंडिविजुअल। ठीक है, तो याद रखिए, कभी भी अगर हम किसी एक सेल को एक सिंगल काउंट करेंगे, ठीक है, तो तब उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए इसके साथ एक और सेल चिपक के बैठा हुआ है। ठीक है, अब हम कैसे इसको काउंट करेंगे? 2। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये 2 है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री जो है बेटा, वो एक इंडिविजुअल सेल के लिए कहाँ पे क्लोज हो रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कुछ सेल इस तरह से होता, चिपका हुआ ऐसे, तो यहाँ पर बेटा ये अलग अलग नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग इस सेल को एक सिंगल सेल मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसकी न्यूक्लियस कुछ इस तरह से यहाँ पर है प्रेजेंट, तो देख रहे हो बेटा कि ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, दोनों के लिए सेम ही बाउंड्री दिख रही है। ठीक है, बट इन दोनों सेल के लिए अलग अलग है, भले ही ये दोनों चिपके हुए हैं बट अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे बेटा कि ये सेल की इंडिविजुअलिटी को भी क्या करता है बेटा? डिफाइन करता है, और इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन which means it allows some substance to pass through it while blocking others। तो याद रखिएगा बेटा, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब ये होता है कि याद रखना कि ये सिर्फ कुछ ही चीज़ों को सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए अलाउ करेगा, कोई भी चीज़ अंदर या बाहर नहीं कर सकती। ठीक है, कि सेल के अंदर में यूज़फुल चीज़ें जा सकती हैं और सेल के बाहर वेस्ट मटेरियल आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फूड हो गया, जैसे यूज़फुल मटेरियल में हमारे पास क्या होता है? फूड होता है आपके, हाँ, वाटर, एग्जैक्टली, वाटर भी आपका आ जाता है, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स वगैरह जितने भी होते हैं बेटा, ये सारे आपके अंदर या बाहर कर सकते हैं। ठीक है, अंदर जा सकते हैं बेसिकली, और जितने भी वेस्ट है बेटा उसको सेल जो है बेटा रिलीज कर सकता है। तो इस बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि यू हैव लर्नड हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ alveoli in the lungs. How does the structure of the cell membrane in the cell of alveoli control the movement of substance across it? ठीक है, तो वो भी बेसिकली आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो रहा होता है। ठीक है, कि एल्वियोलाई में अगर आप ध्यान दें तो एल्वियोलाई में आपकी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो होती है। ये एल्वियोलाई कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है। ठीक है बेटा, एल्वियोलाई जो होता है बेटा, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप जब सांस अंदर खींचते हो तो ये एल्वियोलाई एनलार्ज होता है। क्या होता है बेटा? ये फूलेगा। ठीक है बेटा, और जब आप सांस बाहर छोड़ेगे तो ये एल्वियोलाई क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो आप जब सांस बाहर छोड़ते हो तो उस समय आप बाहर क्या छोड़ते हो? CO2, और CO2 के साथ क्या निकलता है बेटा? CO2 के साथ आपका निकलता है बेटा पानी। क्या निकलता है बेटा? पानी। इस बात को ध्यान में रखना, CO2 के साथ हमेशा पानी निकलेगा। इसलिए कभी भी कांच पे जाके है ना सांस बाहर छोड़ना बेटा, तो वहाँ पे भाप आ जाता है। ठीक है, तो ये कारण होता है बेटा, क्योंकि CO2 हमेशा पानी में डिसॉल्व रहता है, इसलिए CO2 कभी भी अकेले नहीं निकल सकता, CO2 के साथ पानी का रहना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बताया गया है कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि आपको दिखाई गई है। यहाँ पे चलो एक बार देख लेते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि विद द हेल्प ऑफ अ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इनटू 2 पीस टू रफली इक्वल साइज। 2 इक्वल साइज में आप पोटैटो कट कर लीजिए। मेजर एंड रिकॉर्ड इट्स इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेस यूजिंग अ वेइंग बैलेंस। ठीक है बेटा, दोनों की वेट नापने के लिए बोल दी गई है। पुट ऑन पीस ऑफ टोमेटो इन अ बीकर विथ मतलब बीकर ए विथ प्लेन वाटर। ठीक है, तो आपने क्या किया बेटा कि आपने एक पोटैटो लिया और बीकर ए पे डाल दिया, जिसमें आपने नॉर्मल पानी डाला हुआ है, इसमें नॉर्मल पानी है। ठीक है, और पुट द अदर पीस ऑफ द पोटैटो इन द बीकर बी विथ 20% सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन। मतलब कि इसमें आप या तो 20% में सॉल्ट डाल सकते हो या शुगर डाल सकते हो, दोनों को आपने अलग अलग करके डाल दिया। ठीक है,
लीव देम अनडिस्टर्ब्ड फॉर अबाउट एन आवर और until you notice a visible change in the size of the potato। आप यहाँ पर दोनों को एक डेढ़ घंटे या 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, आपको उन दोनों के साइज में बेटा अंतर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा? अंतर, दोनों की साइज बदल जाएगी, ठीक है। बेसिकली मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड देयर फाइनल वेट। तो आप यहाँ पर एक चीज पाओगे कि आपका जो प्लेन वाटर में डाला गया था बेटा आपका पोटैटो, वो ना बेटा आपका फूल जाएगा, और जो दूसरा जिसमें आपने नमक पानी में डाल दिया था या चीनी पानी में डाल दिया था बेटा, वो आपका सिकुड़ जाएगा, ठीक है बेटा। अब ऐसा क्यों हुआ, चलो इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना है, ध्यान दीजिए। आपने पहला, अब यहां पर आपको एक बात समझना होगा बेटा कि यहां पर आप लोगों को हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक कंडीशन वगैरह थोड़ा बहुत आपको पिछले बुक में बताया गया था, वैसे ही कुछ केस ये यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए बेटा, मान लीजिए कि आपने यहां पर एक बीकर ले लिया जिसमें अपने पानी, मात्र पानी है इसमें, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर है, ठीक है बेटा। आपने वाटर वाले आपने बीकर में, इसको ए बोला गया था, इसमें आपने आलू का पीस डाल दिया, ठीक है बेटा। अब यहां पर होता क्या है बेटा कि ये जो आलू है बेटा, आलू के अंदर में भी पानी होता है, ठीक है बेटा, आलू के अंदर में भी क्या होता है बेटा? पानी होता है, ठीक है। पर बाहर का पानी ज्यादा है उसके मुकाबले, तो बाहर में पानी ज्यादा होने के कारण, क्योंकि इसमें कोई सॉल्ट या शुगर नहीं है, तो उसकी कंसंट्रेशन इसमें जीरो है। क्या है बेटा? जीरो कंसंट्रेशन। तो जाहिर सी बात है जो आलू आप लिए हो वो तो कम, मतलब छोटा सा आलू लिए हो, काट के डाला है आपने, तो पानी बहुत ज्यादा है बाहर, है कि नहीं? तो पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होने के कारण इस केस में क्या हो गया है बेटा? इस केस में हाइपोटोनिक कंडीशन बन गया है। क्या बन गया बेटा? हाइपोटोनिक कंडीशन। तो ये केस को कहा जाएगा बेटा हाइपोटोनिक कंडीशन, ठीक है बेटा। हाइपोटोनिक कंडीशन या हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे बेटा इसको? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब इसमें क्या हो गया कि आलू के अंदर में जो पानी था वो कम था और आलू के बाहर में इतना सारा पानी, ठीक है बेटा। तो ये पानी धीरे धीरे क्या करेगा बेटा? आलू के अंदर जाना स्टार्ट करेगा और आलू जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा? फूल जाएगा, ठीक है बेटा। यही ना होता है जब आप आलू को बॉईल करते हो तो आलू क्या हो जाता है? फूल जाता है और उसको आराम से चाकू वाकू से काट सकते हैं। सही बात है ना? अब यहां पर इसीलिए ध्यान रखिएगा कि यहां पर कौन सी सोल्यूशन बन गई बेटा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन बन गई, जिसमें कि आप ये बोलोगे कि पोटैटो के बाहर पानी ज्यादा था, पोटैटो के अंदर पानी कम था, इसलिए पानी कहां चला गया? पोटैटो के अंदर चला गया। सही बात है। अगली कंडीशन ले लीजिए बेटा। अब जो ये अगला केस है बेटा, अब अगले केस में क्या हुआ? अब अगले केस में आपने सिर्फ पानी नहीं लिया है, पानी तो है आपका बेटा, तो पानी आपका 80% है। कितना परसेंट है बेटा? 80%। उसमें 20% आपने क्या डाल दिया बेटा? सॉल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? सॉल्ट। शुगर जो डालना है डालो, ठीक है बेटा। 20% आपने आसपास में इसमें डाल दिया। अब आपने इसमें आलू डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? आलू डाल दिए। अब आलू के अंदर में सॉल्ट है? बताइए। आलू के अंदर में तो सॉल्ट नहीं है। अब यहां पर पानी जाने के बदले, बट आलू के अंदर में पानी तो होता है, आलू के अंदर में पानी तो बराबर है ना बेटा। अब यहां पे हुआ क्या बेटा कि सॉल्ट यहां पे 20% था, आलू के अंदर में पानी तो ऑलरेडी है, तो होता क्या है बेटा कि अब पानी जाने के बजाय क्या जाना स्टार्ट करता है बेटा? सॉल्ट। इसके अंदर में सॉल्ट घुसने लगता है। जब इसमें सॉल्ट घुसता है तो आलू को अपना पानी छोड़ना स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप एक चीज समझेंगे कि जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो पानी में ज्यादा होती है और आलू में कंसंट्रेशन तो जीरो था, इसीलिए सॉल्ट जो है बेटा, जो यहां से 20% सॉल्ट था बेटा, उसमें से 10% अब आलू के अंदर चल जाएगा और यहां से जो पानी है बेटा वो बाहर निकल जाएगा। और जब पानी आलू से निकलता है तो पानी निकलने के बाद आलू कैसा हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। इसीलिए बेटा यहां पर, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे बेटा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें कि आपका पानी जो है वो आलू ने छोड़ दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ बेटा? श्रिंक हो गया। और जबकि इस केस में क्या हो गया बेटा? ये स्वेल हो गया। तो स्वेलिंग जब भी होगी बेटा वो हाइपोटोनिक कंडीशन होगा, और जब भी आलू श्रिंक करेगा वो कौन सा केस होगा बेटा? हाइपरटोनिक। और जिस केस में ना ही स्वेल होगा ना ही श्रिंक करेगा, उस केस में क्या होगा बेटा? वो केस आपका आइसोटोनिक होगा। तो इसको प्लीज आप समझिएगा। तो पानी आलू के अंदर कब जाएगा? जब आप उसमें चीनी या नमक ना मिलाओ, ऐसे ही आपने डाल दिया। और आपके पानी आलू के बाहर कब निकलेगा? जब आपने नमक वमक मिला के पानी में आलू को डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका ये चीज देखने को मिलता है, ठीक है। अभी देखिए बेटा आपके बुक में और क्या आगे बताया गया है, आपके बुक वाला कंडीशन भी पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, ठीक है। आपको आई होप कि आइडिया लग गया, ठीक है।
अब मैं आगे कहता हूं कि भैया कि यहां पे बोला जाता है कि व्हाट डू यू इन्फर, है ना, इससे आपको क्या समझ में आया? What do you expect in terms of change in their weight? The weight of the potato piece in beaker A has increased. Obviously पानी उसने लिया है तो उसका बढ़ गया weight, ठीक है. While the weight of the potato piece in beaker B has decreased, क्योंकि उसका पानी बाहर निकला तो वो कम हो गया, ठीक है. This happens because the cell membranes allows water to move in or out of the cell. क्योंकि cell membrane करता क्या है बेटा, आपके पानी को बाहर या अंदर आने में हेल्प करता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बट नॉट द सुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल, बट आपके सुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल को अंदर या बाहर जाने तो नहीं देगा, ठीक है. अब यहां देखिएगा क्या बोला गया, वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विथ मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट, जिसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, टू एन एरिया विथ लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट, ठीक है बेटा. तो यहां पर पानी जो है बेटा वो अंदर बाहर इसलिए हुआ है क्योंकि पहले केस में सिर्फ पानी था, तो वो सोल्यूशन क्या था बेटा, डाइल्यूट था. इसीलिए बेटा हुआ क्या कि उस डाइल्यूट सोल्यूशन के पानी को थोड़ा कम करने के लिए आलू के अंदर पानी चला गया, ठीक है बेटा. अब दूसरे केस में दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेटा ऑस्मोसिस. तो पानी का सेल के अंदर या बाहर होना उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस. ये आपका 110% ध्यान रखिएगा बेटा, पूछा जाने वाला सवाल है बेटा, हर साल आपका पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये डेफिनेशन आपको जरूर से, है ना, याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है. द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. कि जब भी आपका पानी अंदर या बाहर करता है सेल के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस कहते हैं. और ये किसके थ्रू होता है बेटा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. यू हैव लर्नड इन एक्टिविटी 7.8 जिसमें कि डाई स्प्रेडिंग इन वाटर एंड 7.9 फ्रेगनेंस स्प्रेडिंग इन एयर, ये जो कि आपकी ग्रेड 8 में थी, आप तो अब 9 में आ गए, आप लोगों ने अगर याद किया हो तो बहुत बढ़िया. दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ड्यू टू डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन आल्सो कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है बेटा. कभी भी याद रखिएगा कंसंट्रेशन की मूवमेंट, कंसंट्रेशन के डिफरेंस होने के कारण आप लोगों ने ये चीज समझा है कि चीजें एक जगह से अगली जगह डिफ्यूज होती है, सही बात है. अब आप मुझे बताइए कि जैसे इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था लास्ट टाइम जब पढ़ा था लास्ट क्लास में. तो देखिए बेटा कि अगर मान लीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक टैंक है, इसका एक और एग्जांपल फिर से मैं दे रहा हूँ बेटा. अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास दूसरा टैंक है, ठीक है बेटा, यहाँ पर मेरे पास एक कैप है जो मतलब नलका वलका लगा हुआ है यहाँ पे बेटा, इसमें मैंने यहाँ पर पानी भर दिया है पूरा, इसमें एक भी पानी नहीं है. जैसे ही मैं नलका खोल दूंगा बेटा तो पानी का इधर से इधर आएगा क्या? yes, बहुत बढ़िया. यहाँ पे कंसंट्रेशन पानी की क्या है बेटा, हाई, और यहाँ पे क्या है बेटा, लो. तो हमेशा हाई से कहाँ आएगा बेटा, लो के तरफ. और ये कब तक आएगा, जब तक से दोनों की कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए बेटा, इक्वल ना हो जाए, ठीक है बेटा. तो इसीलिए बेटा इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर कहते हैं भैया मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है. और जब ये चीजें एयर के लिए होती हैं बेटा तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा, डिफ्यूजन. पर यही सेम चीज जब पानी के लिए होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भैया. पर ये स्ट्रिक्टली बायोलॉजिकल प्रोसेस है. और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा कि यहाँ पर जो ये नलका का काम कर रहा है ना बेटा, ये आपका एसपीएम होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. चलिए, सो डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम higher concentration to lower concentration which occurs even without a membrane. Osmosis is the diffusion of water across a selectively permeable membrane, and in plants water from the soil enters root cell by this process of osmosis. तो याद रखिएगा बेटा यही वो osmosis का प्रोसेस है जिसके मदद से जो रूट है बेटा वो पानी लेते हैं, ठीक है बेटा, पानी लेते हैं. देखिए बेटा आपको रूट का भी मैं आपको वर्किंग समझाता हूँ कि रूट करता क्या है, ठीक है. रूट जो है ना बेटा, जैसे मान लो कि जैसे कि ये आपके जमीन के अंदर में एक रूट है जिसके बहुत सारे हेयर्स निकले हुए, ठीक है बेटा, इस तरह से निकला होता है ये. अब ध्यान में दीजिएगा, ठीक है. अभी ये रूट करता क्या है बेटा कि रूट डायरेक्टली पानी नहीं चूसने लगता. रूट पहले क्या करता है बेटा, रूट के अंदर में ना आयंस बैठे होते हैं. क्या बैठे होते हैं बेटा, आयंस. ये आयंस क्या होते हैं, ये मेटल के आयंस होते हैं, ठीक है बेटा. मेटल नहीं होता, मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम 2+ आ गया, या फिर आपका पोटेशियम प्लस, इसमें ये सब बैठे होते हैं, ठीक है बेटा. अब होता क्या है बेटा कि ये सब जो आयंस है बेटा आपके रूट्स में इसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है. अब अगर रूट में इसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई है तो जमीन में क्या है, जमीन में तो पानी है, जमीन में क्या है बेटा, पानी है. तो जमीन की पानी इस आयन को डाइल्यूट बनाने के लिए पानी इसमें क्या करने लगेगा बेटा, ये एब्जॉर्ब करने लगेगा क्योंकि आयंस कैरी करके कभी कुछ होने वाला है नहीं. तो आयंस को डाइल्यूट करने के लिए बेटा ये पानी को चूसता है.
रूट पानी को क्या करता है बेटा, चूसना स्टार्ट करता है। इसीलिए बेटा पानी जो है आपके रूट में आता है, और ये जो आपका पानी इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है ना बेटा, ये जो रूट के अंदर जो जा रहा है बेटा, ये प्रोसेस कौन सी है, ऑस्मोसिस की। क्योंकि जो रूट है बेटा वो पानी को एब्जॉर्ब ऑस्मोसिस की मदद से ही कर पाएगा, क्योंकि जब रूट पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो सेलुलर लेवल पे उसको एब्जॉर्ब करता है। और याद रखिएगा बेटा, सेल के आउटर मोस्ट कंडीशन में क्या होता है बेटा, आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही बैठा होता है। इसलिए रूट जो है बेटा पहले बहुत आयोनिक होता है, और उस आयन को कम करने के लिए वो पानी को क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि आपको पता है ना कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, बराबर। तो रूट के अंदर में आयन ज्यादा था, जमीन में पानी था, तो जमीन से पानी खींच लिया और जमीन को क्या दे दिया, आयन दे दिया। तो इस तरह से बेटा ये जो एक्सचेंज है ये चलता रहता है, चलता रहता है। कब तक चलता रहेगा बेटा, जब तक से ये बराबर ना हो जाए। अब दिक्कत की बात यह है कि रूट जैसे ही पानी खींचता है, दिन का समय हुआ तो पत्ता फटाफट से उसको खींच लेता अपने ऊपर, ठीक है बेटा। फिर पानी की कमी हो गई, फिर रूट खींचा, फिर पत्ते ने खींच लिया, फिर खींचा, ये चलता रहता है। कब तक चलता रहेगा बेटा, जब तक से धूप ना ढल जाए, मतलब जब तक कि सूरज डूबेगा नहीं तब तक से फोटोसिंथेसिस चलता रहता है, ठीक है। और जैसे ही धूप चली गई उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो पेड़ पौधा है, रूट जो है पानी खींच के कल के लिए रेडी रहता है एकदम है। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है पत्ता स्टोमेटा खोल देता है, फिर चालू काम। तो ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो इसे हाँ, इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता बेटा, कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है बेटा। ये फिजिकल प्रोसेस है, क्या है बेटा, ये फिजिकल प्रोसेस में कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं है। पेड़ों के लिए कोई भी फिजिकल प्रोसेस में आपकी कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं। क्यों, क्योंकि पेड़ भागता नहीं है ना अपने जगह से, अपना पैर उखाड़ के भागने लगा, ऐसा करता है पेड़, नहीं करता ना। सेलुलर लेवल मतलब कि सेल में होता है ये चीज, सब कुछ सेल में हो रहा है आपका, ठीक है। और दूसरा चीज बेटा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर आपने पत्तों तक से पानी पहुंचाया तो इसमें कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है बेटा। पर अगर पत्तों में खाना रेडी हो गया, किचन में खाना रेडी हो गया, ठीक है बेटा, अब किचन से खाना जो है बांटा जाएगा। अब पेड़ों के हर जगह में तो खाना देना पड़ेगा ना, हाँ, तो उसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है, उसमें एटीपी का इस्तेमाल होता है, सही है। तो जब खाना बन गया तो खाना बनने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है उसमें एनर्जी का इस्तेमाल है, ठीक है बेटा, उसमें एनर्जी का इस्तेमाल होगा। वैसे देखा जाए तो खाना बनने के लिए भी एनर्जी का इस्तेमाल होता है, वो सनलाइट नहीं होता बेटा, वो क्या है, एनर्जी ना है। क्लोरोफिल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और देता है पेड़ों को, ठीक है, और पेड़ों को वो उस एनर्जी से खाना बनाने में हेल्प होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको क्लास 10 में और क्लियरली बताई जाएंगी। पर इतना चीज आप याद रखेंगे बेटा कि ऑस्मोसिस जो है बेटा, ऑस्मोसिस आपके पानी का एक्सचेंज है एक सेल से अगले सेल पे, ठीक है, एक सेल के अंदर में आना या जाना पानी का, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ऑस्मोसिस कहेंगे, इनटेक या आउटटेक, ठीक है बेटा। इसको छोड़ देना और आप याद रखिएगा ये हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, इसको जरूर से याद रखना बेटा, ये आपके एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। अब हाँ जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है बेटा, ठीक है। ये हमारे सेलुलर सेल की एनर्जी करेंसी है, तो ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको दिया गया है, अ सेल इज केप्ट इन अ सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन। आप देख सकते हो बेटा कि हमने यहाँ पर ये सेल रखा और आप देख सकते हो कि ये आइसोटोनिक सोल्यूशन था, तो यहाँ पर आपका सेल का साइज है सेम का सेम ही रह गया। ये आपका हाइपोटोनिक था तो सेल के अंदर में पानी चला गया, तो आप देख सकते हो बेटा कि ये बड़ा हो गया है, इसने पानी चूस लिया। और आप देख सकते हो बेटा कि हाइपरटोनिक में बेटा क्या हुआ है, पानी बाहर निकल गया है और आपका सेल क्या हो गया बेटा, छोटा हो गया। तो इसलिए याद रखिएगा बेटा कि हाइपो, हाइपर एंड आपका आइसो, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसको आप जरूर से है ना याद रखिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, घर में जाइएगा अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहां पर आप देखिए बेटा आगे क्या है, स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए बेटा तो सेल मेम्ब्रेन आपका बहुत ही छोटा होता है। अभी देखिए ये आपके नए बुक में बहुत अच्छे से इसमें आपको डायग्राम के साथ दिखाया गया है कि ये बेसिकली ये है क्या, कहाँ पे किस तरह से ये चीजें प्रेजेंट रहती है। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि इसमें जो ये ब्लू पोर्शन आप देख पा रहे हो बेटा, ये सब प्रोटीन है। क्या है बाबू, ये प्रोटीन है। और इसमें जो ये आप ये पर्पल देख पा रहे हो बेटा, ये लिपिड का बाई लेयर है, लिपिड बाई लेयर होता है बेटा। और याद रखिएगा बेटा ये लिपिड जो है ना बेटा, ये फैट होता है। क्या होता है बेटा, फैट। इसलिए आपको समझ में आता होगा कि आप जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्किंग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो आपका
प्रोटीन एंड लिपिड से बनता है ना, और प्रोटीन एंड लिपिड ये रहा, प्रोटीन और लिपिड। और ये जो प्रोटीन है बेटा ये प्रोटीन ही। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कि ये प्रोटीन यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है और इधर पे ऐसा क्यों दिख रहा है? बेटा यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ये खोल के दिखाया है, और यहाँ पे ये वाली जो उसकी पार्ट है बेटा वो पीछे की तरफ, मतलब उसके पीछे की तरफ खुली हुई है। तो ये जो है बेटा वो गेटवे होते हैं जहां से आपकी वाटर एग्जिट या एंटर हो सकता है। ठीक है बेटा, यहाँ से पानी अंदर भी आ सकता है और यहीं से पानी एग्जिट भी करेगा। तो मतलब कि पानी को अंदर या बाहर जाने के लिए कौन हेल्प करेगा बेटा? प्रोटीन हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है भैया? प्रोटीन। चलिए बेटा, तो इसको एक बार फटाफट से समझ लेते हैं कि क्या होता है। स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन, अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर। तो 7 to 10 नैनोमीटर का मतलब कितना हो गया बेटा? 7 into 10 to the power -9 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये कितना पतला होगा? ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे 9 तो नहीं करना चाहिए मुझे, 8 के बाद ही मुझे 7 लिख देना चाहिए बेटा। ये इतना मीटर का ये होता है। ठीक है बेटा, आप देख सकते हो बेटा बहुत ही छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये इतना पतला होगा। अब आप देख सकते हो कि इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो याद रखिएगा बेटा, इसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस किस से बनी होती है बेटा? फैट से और प्रोटीन से। उस फैट को हम लोग लिपिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लिपिड्स, है ना। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यहाँ पे देखिए आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको दिया गया है। इसको आप देख सकते हो, साइड आपको एकदम साइड व्यू दिखाया गया है, बहुत सुंदर सा आपको दिखाया गया है कि ये आपके ये पूरा फैट का लेयरिंग है। फैट के लेयरिंग के बीच बीच में प्रोटीन एम्बीडेड है। ठीक है, तो ये जो है बेटा आपको यहाँ पर इसको पूरा का पूरा इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या क्या है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं समझाना चाहता हूँ। द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर, तो मतलब कि ऊपर से और नीचे से ये दो जगह से फैट से कवर्ड होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद 2 layers of a special fat molecule with water attracting heads outward and water repelling tails inward with proteins embedded in them। तो आप देख सकते हो क्लियरली बेटा कि यहां पर ना आप जो ये जो पर्पल देख पा रहे हो बेटा, ये आपका हेड है, इसका लिपिड का हेड है। और जो नीचे आप जो ये पूंछ की तरह, अब बेसिकली अगर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करूं बेटा तो ये ऐसे है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे पूंछ पीछे की तरफ इसका। ठीक है, ऊपर में हेड है इसका बेटा, ऊपर में हेड है। और ये जो हेड है ना बेटा, ये हेड आपका हाइड्रोफिलिक है। क्या है बेटा? हाइड्रोफिलिक। और जो ये पूंछ है ना बेटा, ये इसका हाइड्रोफोबिक है। अब आप बोलेंगे यार क्या आदमी ये क्या बोल रहा है? सुनो बेटा, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है पानी को पसंद करने वाला, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी को नापसंद करने वाला। समझे कि नहीं समझे? बात आ रही है समझ में? हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब पसंद करना। वाटर लविंग, क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? वाटर लविंग। हाँ जी भैया, पानी को पसंद करना। तो ये जो ऊपर का ये जो पर्पल तुमको दिख रहा है बेटा, ये पानी को पसंद करता है। ठीक है, और जो ये नीचे की जो तुमको पूंछ की तरह दिख रहा है, ये येलो जो दिख रहा है ना नीचे, ये हाइड्रोफोबिक है। क्या है बेटा? ये हाइड्रोफोबिक। हाँ जी, ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है बेटा वाटर हेटिंग, वाटर को ना पसंद करने वाला, वाटर को पसंद नहीं करता ये। ठीक है, वाटर हेटिंग। ठीक है बेटा, वाटर को हेट करता है, ये नहीं पसंद है इसको पानी। ठीक है, तो अब यहां पर एक बात समझिएगा। ठीक है बेटा, यहां पर ना ये जो ऊपर का जो परत है बेटा, ऊपर का ये जो परत है ना बेटा, ये पर्पल वाला, ये हमेशा पानी को अपनी तरफ खींचता है, पानी को खींचता रहता है। ठीक है बेटा, और इन्हीं के बीच बीच में आपको दिख रहा है प्रोटीन भी आपका क्या है बेटा? एम्बीडेड है बीच में। यहां पे लिखा है ना बेटा, देखो, वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स आपके ये हैं, आउटवर्ड एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स। वाटर रिपेलिंग मतलब ये पीछे जो लगे हुए, ठीक है, टेल ये पीछे की तरफ होते हैं, विथ प्रोटीन एम्बीडेड इन देम, और इनके बीच बीच में बेटा प्रोटीन लगा होता है। अब देखिए बेटा, द मॉलिक्यूल कैन, मैं थोड़ा इसको मिटा दूं क्या? आप लोगों ने आई होप कि, हाँ बेटा बोलो, कहाँ है बेटा रेड वाला? मैं कहा ये मिटा दूं? और ये रेड वाला पार्ट, क्या ये रेड वाले पार्ट, ये रेड वाला जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ये प्रोटीन का चेन है। ये प्रोटीन का चेन है। इस चेन को हम लोग बेटा पेप्टाइड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पेप्टाइड चेन। और ये पेप्टाइड चेन जो होता है ना बेटा, ये एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन से कनेक्ट करता है। ठीक है बेटा, और ये चेन जितने भी है आप हमेशा देखोगे कि ये प्रोटीन के आसपास से निकलता हुआ नजर आएगा आपको, प्रोटीन के आसपास रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पेप्टाइड चेन बोलेंगे। हैं, इसके बारे में और आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ
प्रोटीन को जोड़ते क्यों हैं? प्रोटीन को नहीं जोड़ेंगे तो तुम्हारा शरीर कैसे बनेगा बेटा? ये आपका जो शरीर है, ये जितना भी आप यहाँ पर अपने स्किन मसल्स देख पा रहे हो बेटा, ये सब प्रोटीन के जुड़ने से बना है। अगर आप प्रोटीन को अलग अलग कर दोगे तो फिर तो आप है नहीं धूल मिट्टी बन जाओगे, है नहीं? इसलिए प्रोटीन को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सर के बाल भी हैं, ठीक है। ये केराटिन के आपके केराटिन नाम के आपके एक अलग टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं। ये जो बाल है बेटा, अगर आप इसको एग्जामाइन करोगे तो आपको इसके अंदर में भी ऐसे ही चेन दिखाई देंगे। अब बाकी चीज़ें तो हम उखाड़ नहीं सकते ना शरीर से एग्जामाइन करने के लिए, तो बाल सबसे आसान है, तो बाल निकाल के कर लो, टेस्टिंग वेस्टिंग है नहीं, काट वाट के भी कर ही सकते हो अगर आपके घर में या फिर कहीं पे आपको ये एक्सेस है कि आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहीं पे है ना बैठ के देख सकते हो, तो वो चीज़ें आप वहाँ पर घर जाकर एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। ये जो टेल आपका निकल रहा है क्या, इसको बेसिकली यहाँ पे कुछ नाम बोला नहीं गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस हेड को भी कोई नाम नहीं बोला गया, द कंप्लीट पार्ट जो कि आपका हेड और टेल से मिल के बना है उसको बोला गया है क्या, लिपिड, उसी को लिपिड कहा गया है। सेपरेटली उसका कोई ऐसा कोई नाम नहीं है। इसको समझने के लिए आपको जूलॉजी पढ़नी पड़ेगी क्लास 12th में, ठीक है, तो तब शायद आपको ये पता चले कि क्या है ये बेसिकली है। चलिए, सो और 11 में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए, द मॉलिक्यूल्स कैन नो सर, हाँ सर बोलिए, 2 मिनट का सर। ओके, मैं क्या बता रहा था भूल गया यार, मैं ऊपर था क्या? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिखना है? हाँ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। क्या हो गया? लिख लिया?
हो गया क्या सबका? देखो मैंने सब नहीं दिया ना, जब तक वो दिख रहा तो छुट्टी जा रही तो। सर मेरी मम्मी बोली थी 16 के हम बात चलेंगे। हाँ जी बात हो गई। हो गया लिख लिया बेटा? लिख लिया? चलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये। ओके, the molecules can move sideways, flip and rotate within the membrane, hence it is fluid। ठीक है बेटा, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना बेटा, यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो आप बेटा, ये सब ये ना साइडवेज मूव कर सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो हेड है बेटा, ये अंदर आ सकता है, ये टेल बाहर जा सकता है। ठीक है, ये कब होगा? ठीक है बेटा, अब इसको क्यों, इस मैकेनिज्म को क्यों रखा गया है, बात को समझना है। इस मैकेनिज्म को इसलिए रखा गया है ताकि ये मैकेनिज्म हेल्प करे पानी को अंदर आने से और पानी को बाहर जाने से। ठीक है, अब ध्यान देना, जब सेल को पानी बाहर छोड़ना है तो वो क्या कर लेगा बेटा, अपने टेल पार्ट को बाहर की तरफ छोड़ देगा, क्योंकि अब उसको पानी नहीं चाहिए ना, उसको पानी छोड़ना है। तो वो क्या कर लेगा, वो वाटर हीटिंग को बाहर छोड़ देगा, और वो क्या करेगा, वो अलाउ नहीं करेगा किसी भी पानी को अंदर आने से, और वो पानी छोड़ पाएगा। ठीक है बेटा, और जब इसको पानी अंदर एब्जॉर्ब करना है तो ये उसको क्या करना, फ्लिप कर लेगा और हेड को बाहर की तरफ निकाल देगा और टेल को अंदर कर लेगा, और हेड क्या करेगा, पानी को अंदर खींचेगा। बात आ रही समझ में? तो ये बेसिकली क्या करता है बेटा, ये जो हेड और टेल है इसलिए यहां प्रेजेंट है। ये जो हेड और टेल जो है ना बेटा, ये फ्लिप कर सकते हैं अपने जगह पे। ठीक है, और जब ये फ्लिप करते हैं, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए, ये दोनों तरफ से होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो सिर्फ एक लेयर होगा तो फायदा नहीं है ना, क्योंकि एक लेयर है तो यहाँ पे सिर्फ बाहर वाला रोक रहा है, अंदर वाला पानी अंदर का खींच के बाहर निकाल देगा नहीं। इसीलिए बेटा इसका दो तरफा रखा गया है, दो तरफा। ठीक है, कि बाहर में हेड, अंदर में भी हेड, टेल अंदर की तरफ, फिर टेल अगर बाहर हो गया, दोनों तरफ से टेल ऐसे हो गया। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को कंप्लीटली आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए यहां पर बेटा इसको मैं एक्सप्लेन किया। तो बात समझना फिर से है, तो कंडीशन बताइए ना बेटा, क्या होता होगा कि जब पानी अंदर लाना है तो ये दोनों कैसे दिखते होंगे? पानी अंदर लाना है तो बेटा ये जो हेड है आपका पानी अंदर खींचेगा। ठीक है, और इसको क्या होना चाहिए बेटा, इसको उल्टा होना चाहिए ना, इसको उल्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो ये वाले पार्ट को उल्टा होना चाहिए। मैं बताऊं क्यों? जब ये पार्ट उल्टा होगा तो पानी जो खींचा है तभी ना अंदर का पानी, क्योंकि देखो अगर ये अंदर की तरफ ये पर्पल अगर रहेगा तो अंदर का पानी को इधर खींचेगा ना, ये इधर खींचेगा, इधर से खींचेगा, कहां जाएगा पानी, अटक जाएगा नहीं। ये कंडीशन जो है बेटा, ये आइसोटोनिक कंडीशन है। क्या है बेटा, ये आइसोटोनिक कंडीशन है, जब पानी अंदर से भी, ये बाहर से भी अंदर नहीं आ सकता, बाहर से आ तो रहा है बट यहाँ पे टेल है इसका रोक देगा, और यहाँ से आ रहा है तो इसका टेल है रोक देगा इसको। ठीक है बेटा, बट जब ये पर्पल हेड ऊपर की तरफ है और ये हेड भी इस तरफ किया जाएगा तो इधर के पानी को इधर आने दिया नहीं जाएगा, सिर्फ बाहर का पानी अंदर आता रहेगा। सही बात है? ठीक है, और अगर इसको हम उल्टा कर दें, इसके हेड को अंदर कर दें, ठीक है बेटा ध्यान देना, इसके हेड को अगर हम अंदर कर दें, ध्यान दीजिएगा, इसके हेड को अंदर कर दें और इसका हेड भी आपका अंदर की तरफ रहे, तब आप यहां पर एक चीज समझेंगे कि ओके इसका हेड मैंने अंदर किया है, ठीक है, तो बाहर का पानी अंदर आ नहीं पाएगा। ठीक है बेटा,
और इसका जो हेड है बेटा अंदर की तरफ ही है, बट इसका पानी तो अंदर की तरफ खींचा जाएगा ना बाहर की तरफ, तो इसलिए इसको भी उल्टा करना जरूरी है। तो दोनों हेड जब एक दूसरे को तरफ देख रहे होंगे बेटा, तब क्या होगा बेटा, आपका दोनों पानी जो है बेटा, बस एक बार सोच के देखिए ना, मैं एक आपको लॉजिक लगाने के लिए बोल रहा हूँ, एक लॉजिकली सोचिए बेटा एक कंडीशन पे कि अगर आप यहाँ पर देखिए बेटा कि इस हेड का काम है पानी को खींचना और इस टेल का काम है पानी को रोकना, तो अब मुझे बताइए ना कि कब पानी अंदर आएगा और कब पानी बाहर जाएगा। ठीक है, अंदर आने के केस में दोनों हेड को बाहर की तरफ होने चाहिए ना, तभी ना पानी अंदर आ पाएगा, और अंदर का पानी बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, और जब आपका पानी बाहर नहीं जाना है तो क्या करना है बेटा, दोनों हेड को अंदर की तरफ कर दो और टेल को बाहर की तरफ कर दो। ठीक है, और आपको ना ही पानी अंदर ना ही बाहर करना है, तो उस समय क्या करना है बेटा, आपने दोनों हेड को ऑपोजिट साइड में रख देना है। ठीक है, हाँ मतलब ये तो अंदर पानी या बाहर जाने के लिए है ना, हाँ तो उसके लिए पानी अंदर या बाहर करने के लिए तो प्रोटीन है। हाँ, यही ना खींचेगा पानी को। जब ये खींचेगा पानी को तभी ना प्रोटीन के रास्ते पानी आएगा। ये तो मैं कह रहा हूं ना बेटा कि देखो बेटा, यहाँ पे हुआ क्या कि एक सेल लगा, ठीक है, मॉल में सेल लगा, पैम्फलेट बांटे गए, तो वो जो पैम्फलेट है ना बेटा वो लिपिड है, जिसको बहुत सारे लोग देख के अरे वाह सेल लगा चलो खरीदने चलते हैं। बट जब मॉल में जाओगे तो जाने का रास्ता तो एक ही ना होगा, है नहीं, जाने का गेट वेट तो एक ही जैसा ना होगा, सब लोग एक ही गेट से अंदर जाएंगे। इनका काम बस इतना है कि पानी को खींचना है, इसके रास्ते नहीं आएंगे, ये आएंगे तो इन्हीं के रास्ते ना। और जब पानी आपको बाहर नहीं करना तो ये क्या करेंगे बेटा, ये आपके जो हेड है बेटा वो पानी को फेंकेंगे ना बाहर की तरफ। समझे कि नहीं समझे कि यहाँ पे पानी तो आपके प्रोटीन के रास्ते ही आएगा, बट खींचना और फेंकने का भी तो काम करना पड़ेगा ना। तो अट्रैक्ट करने का काम नहीं करना है क्या, है कि नहीं, तो अट्रैक्ट करने का काम ये और ये करते हैं, और भगाने का काम कौन करता है बेटा, ये अंदर वाला, ये पानी को भगाता है बाहर बाहर की तरफ। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान में रखना है आपने, समझ में आई ना बात बेटा। तो अट्रैक्ट और रिपल भी तो करना पड़ेगा ना, तो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है ये। ठीक है, खींच भी रहा है, धक्का भी मार रहा है। ठीक है, अब देखिए बेटा आगे, प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन लाइक द, ये ना मैंने बोला ना बेटा, प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन आर एक्ट लाइक गेट कीपर्स, है ना, एकदम गार्ड है वो, ओए चल हाँ पास दिखा, हाँ कहाँ जा रहा है, पापा है, अंकल पापा ये ORS में रहते हैं, ORS में मेरे पापा आर्मी में ये ड्यूटी करते हैं, हाँ चल जा। ठीक है, हाँ डिपेंडेंट कार्ड दिखाओ, ये गेट कीपर है कि नहीं, गेट कीपर इन हेल्पिंग सब्सटेंस पास थ्रू, हाँ ये ना पास थ्रू करने के लिए प्रोटीन है, ये खींचेगा, प्रोटीन जाने आने का काम करेगा, है ना, जाने आने का मतलब कि हेल्प करेगा, गेट खोलने का काम गेट कीपर। मैंने इसलिए कहा ना आपको कि यही जो है बेटा प्रोटीन, यही आपके पानी को अंदर या बाहर जाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और याद रखिएगा पानी को ऊपर खींचने का और धक्का मारने का काम कौन करता है बेटा, लिपिड्स करता है। तो ये काफी हद तक आपको आई होप कि क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या होता है, क्लियर था ये, है ना, पूरा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए बेटा, ये आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। एंड फाइनली लास्ट में देखिए बेटा, सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक द टाइल्स इन अ मोसैक आपने देखा बेटा, ओके आप लोग ने वो देखा होगा बेटा, ये अरे वो क्या बोलते हैं बेटा उसको, ऐसे जो जमीन में बिछाते हैं यार, मोटा सा होता है वो, कारपेट होता है ना बेटा, वो एकदम मस्त इसमें बुनाई वुनाई करी होती है बेटा, उसको मोसैक कारपेट बोलते हैं। ठीक है बेटा, उसमें क्या मस्त आपके डिज़ाइन बने होते हैं ना, ये आपके मुस्लिम्स के घर में काफ़ी बढ़िया होता है ये चीज़। ठीक है, बहुत अच्छे से उसको गलीचा बोलते हैं ना, उसको एकदम बिछा के रखा होता है, आपके घर में भी होगा यही, ऐसे रख के इवन उसको बिछा के, आई थिंक ये वो भी नमाज वमाज पढ़ा जाता है ना, वो अलग होता है क्या, वो हाँ वही मोज़ैक आर्ट की तरह होता है ये। आप देखो ना बेटा, इसका भी एकदम देखो, एकदम आर्ट की तरह लग रहा है ना, कि ऐसे वो बाउंड्री नहीं होती बेटा आपके कारपेट की, ऐसे नहीं लग रहा ये, वैसे ही है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप लोग घर में है या नहीं, आपने कभी देखा कि नहीं देखा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन्होंने यहाँ जो मोसैक जो ये यूज़ किया बेटा, ये आपका एक आर्ट है। ठीक है बेटा, उसकी तरह ही दिखाई देता है, इसलिए इसको फ्लूइड मोसैक मॉडल बोला गया। ठीक है बेटा, ये तो ये जो है बेटा टाइल्स की तरह, या फिर आपके है ना, जैसे आप लोगों ने जैसे मोसैक आर्ट्स आपके इवन उनमें भी होता है ना, गुम्बद के ऊपर में से वो टाइल्स वगैरह लगाए जाते हैं, ऐसे रूम की बाउंड्रीज में आपके सेम कलर के डिज़ाइन वाले लगाए जाते हैं ऐसे करके, नहीं पुराने ज़माने के घरों में ऐसा किया जाता था। आजकल नए घर तो क्या है एकदम, है ना, फ्लैट होते हैं एकदम, ठक टाइल्स वाइल्स तो क्या ही लगाते हैं ही। बाथरूम में आपके टाइल्स अगर लगे हों बढ़िया डिज़ाइन वाले तो देख लीजिएगा कहाँ वहाँ पे सफ़ेद टाइल्स लगे होते हैं, है नहीं, ऐसे सफ़ेद सा टाइल होता है। किसी के घर में तो ये टाइल्स में डॉल्फिन उड़ रही है, अब वो मोसैक मॉडल तो नहीं हुआ ना ठीक है क्या, तुम्हारे घर में डॉल्फिन उड़ रहा है, ओए BSF में डॉल्फिन कहाँ से आ गई, बढ़िया कोई बात नहीं
कोई बात नहीं, बढ़िया है नहीं, टाइल नहीं है तो क्या हो गया, घर तो है ना, घर के वो छत है, अलग बात है, भूकंप आता तो गिर जाएगा। चलिए, all living cell communicate with their surrounding and their neighboring cells through the cell membrane. However, cells of the plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called the cell wall. ठीक है, अब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे बेटा। प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा लेयरिंग होती है बेटा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेयरिंग होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेल वॉल। क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल। ये बेसिकली आपके प्लांट सेल जो कि बेचारा मूव नहीं कर सकता, ठीक है बेटा, कहाँ प्लांट सेल मूव करता है? नहीं, हम लोग अगर धूप पड़ी तो भाग के जाके छाँव में खड़े हो गए, है नहीं बेटा, बारिश हो गई तो छतरी खोल लिया, बेचारा पेड़ धूप छाँव आंधी तूफान में खड़ा ही रहता है ना, इसलिए उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना जरूरी है, इसलिए उसके सेल के बाहर एक सेल वॉल होता है। क्या होता है बेटा? सेल वॉल। तो इसलिए बेटा जितने भी आपके ऐसे मतलब आपके सेल्स है बेटा जो कि आपके मोटाइल नहीं है या फिर जो मूव नहीं कर सकते, तो उन सबको एक एक्स्ट्रा लेयरिंग दी जाती है बेटा आपके सेल वॉल की, जो उसको प्रोटेक्ट करता है या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, आगे बताते हैं, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो इन्होंने इन्वेस्टिगेट करने की बात करी है बेटा, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेट में प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड ऑफ थिन पील ऑफ ऑनियन लीफ। अब ये सब यार नहीं होने वाला, ठीक, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप है नहीं। आप इधर पे देख सकते हो बेटा, इन्होंने यहाँ पे जस्ट ये दिखाया हुआ है। हाँ बेटा, इट में क्या हुआ बेटा? ओ, याद है आपको? हाँ, तो क्या हुआ थोड़ा बताना बेटा, हम भी सुने। सर ऑनियन पिल अगर हम निकालते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो एक जैसे वॉल टाइप स्ट्रक्चर दिखता है और सेल एकदम ब्रिक की तरह चिपके रहते हैं। है क्या? कितने थे? आप सब भी थे क्या? आप सब ने देखा था क्या? वो देखा था क्या? ओ, आप लोगों ने नहीं देखा? ये तो तुम्हारी स्कूल ना पढ़ती है। हाँ जी भैया, वो आपके स्कूल में नहीं पढ़ती क्या ये? ये केवी ढोलकपुर में पढ़ती है क्या? भीम है नहीं, केंद्रीय विद्यालय। आप लोगों को नहीं दिखाया गया? आप लोगों को नहीं दिखाया गया? माइक्रोस्कोप में वो दिखाया गया? वीडियो दिखाया गया। ओ, वीडियो दिखाया गया था और रियल में भी दिखाया था क्या? दिखाए थे? चलो ठीक, हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात। तुम्हारे उसमें था ही नहीं, ये टॉपिक ही नहीं था। और तुम्हारे स्कूल में लैब है पर लेके नहीं जाते? हाँ? ओ, हाँ? वो है क्या? ऐसा था क्या? पता नहीं यार, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता। जो भी है, चलिए, जिन्होंने देखा है वो अच्छी बात है, अगर जिन्होंने नहीं देखा तो गरीबों यहाँ देख लो बेटा, ये रहा, ये आप देख सकते। नहीं, मैं तो ऐसे ही वैसे है कि चेक कर रहा था। आइए, ठीक है। अब इधर देख सकते हो ना बेटा, ये रहा, ये आपके ऑनियन पील की जो है बेटा आपका, ये है आपका सेल है, देख सकते हो, ये ब्रिक की तरह दिख रहा है आपको बेटा, ठीक है। दीज आर अरेंज लाइक अ ब्रिक, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सब लोग। तो ये आपका ह्यूमन चीक सेल बेटा, आपके जो गाल है ना बेटा, ठीक है बेटा। ऑब्वियसली किसी ने गाल तो काट के नहीं डाला होगा ना पे, इसने अपने गाल काटे थे अंदर से? क्या? ओ, तुमने अपने गाल काट के दिए थे अंदर से? अंदर का सब छिल गया था, बोल रही थी। वो अंदर का छिल गया था और तुम निकाल रही थी अपना? कैसे? सर मैम ने कहा था कि सिर्फ जो होता है ना, हाँ हाँ, जो भी है, और सलाइवा निकाला था अपना? अरे सर, हाँ ठीक है, जो भी है बेटा। एक्सपेरिमेंट देखा था, एक लड़की टूथपिक से ऐसे निकाल रही थी चिक सेल्स, तो बोल रहे थे कि चिक सेल्स मतलब टूथपिक से अगर किसी से भी मतलब हाँ मतलब निकाले तो वो निकल जाते हैं, तो इसने भी निकाल के वही एक्सपेरिमेंट किया। ओके, मतलब निकालने में हेल्प करी थी। तो वही है जो भी है आपका। चलिए, सेल वॉल द आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स, ठीक है बेटा। सेल वॉल द आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स। इन जनरल प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है बेटा। प्लांट्स आप कभी भी एक जगह से एक जगह मूव नहीं कर सकते, ठीक है।
So they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain. तो विंड और रेन को झेलने के लिए बेटा इनको क्या चाहिए बेटा, कोई एक सपोर्ट की या कोई ना कोई एक प्रोटेक्शन की या कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है बेटा, जो कि इनको क्या करे बेटा, प्रोटेक्ट करे। ठीक है बेटा, इनको उस चीज को झेलने की शक्ति दे। ठीक है, सो देयरफॉर प्लांट सेल हैव एन एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेल वॉल। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग, सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर्स remain firm and maintain their shapes and help plants stay upright। मतलब कि ये प्लांट को सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है। ठीक है, फर्म मतलब एकदम टिक के या फिर तगड़ा। ठीक है, एक तरह से मान लीजिए कि ये पेन की जो शेप है बेटा, ये फर्म है ना, एकदम सीधा। ठीक है, उस तरह से फर्म, तो फर्म का मतलब होता है बेटा एकदम तगड़ा और या फिर एकदम टिक के जो खड़ा है। ठीक है, उस तरह से। ठीक है, तो फर्म बनाता है उसको। ठीक है, जिसकी शेप जल्दी ना बदले। ठीक है, अपने आप जिसकी शेप नहीं बदलती उसको फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे और भी चीज बताया गया है ना कि आपका कि लीव्स फ्लावर्स भी अपने शेप को मेंटेन करते हैं, है नी। उसके बाद although rigid the cell wall is permeable which means water and some dissolved minerals can pass through it। ठीक है बेटा, और याद रखिएगा बेटा कि जो सेल वॉल होता है बेटा वो डेड होता है। क्या होता है बेटा, डेड। और ये कभी भी आपके ये परमिएबल, मतलब कि ये आपका सेमी परमिएबल नहीं है, ये कंप्लीटली परमिएबल है। क्या बेटा, परमिएबल, मतलब कि ये किसी भी चीज को आने या जाने से नहीं रोकता, ये हर चीज को है ना आने जाने देता है। मतलब कि पानी हो, मिनरल हो, कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि हमारे गार्ड की तरह कौन काम कर रहा है ऑलरेडी हमारे पास, हाँ सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी काम कर रहा है बेटा गार्ड की तरह। तो इसलिए बेटा वो चीज आप ध्यान में रखेंगे। आगे क्या बताया गया है यहाँ पे कि although rigid the cell wall is permeable which means water and some dissolved minerals can pass through it along with the selective permeability of the cell। ठीक है, selective permeability of the cell membrane, the permeability of the cell wall helps plant roots absorb water and nutrients from the soil। तो याद रखिएगा बेटा यही permeability जो है बेटा वो हेल्प करता है पानी को या न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए। क्योंकि अगर मान लो कि प्लांट सेल के पास एक क्या है बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है, ऊपर से सेल वॉल भी है, और दोनों यहाँ पर डबल चेक कर रहे हैं, तो चीजों को अंदर जाने में मुश्किल होगी ना बेटा। तो इसलिए सेल वॉल जो होता है बेटा ये कभी भी यहाँ पर ये नहीं करते कि आपका कोई भी चीज को आने या जाने से रोकते नहीं है। ठीक है बेटा, दे अलाउ द फ्लो सेल वॉल, बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जाके फिर वहाँ पे डबल चेक होती है कि हाँ भैया कि कौन हो भैया, आईडी कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, है ना, पानी ही हो ना, तो फिर दिखा दिया, फिर बोला हाँ चलो जाओ। तो ये चीज़ आपका चेकिंग मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, सेल वॉल बेसिकली परमेबल होता है, वो किसी को भी परमिट दे देता है कि हाँ भैया आ जा सकते हो आप। ठीक है, तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे। व्हेन वी प्लेस रोयो लीफ और एन ऑनियन पील इन अ concentrated sugar solution, the plant cells lose water due to osmosis। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब आप ऑनियन पील को या है ना आप जब रखते हो किसी भी आपके कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में बेटा, तो होता क्या है कि ये पानी क्या कर देता है बेटा, लूज कर देता है वो ऑस्मोसिस से। अब ये पानी लूज क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने तभी बताया ना आपको, क्योंकि अगर आप अगर प्योर वाटर में रखते हो आप, है ना, तो पानी अंदर जाएगा, बट अगर आप शुगर सोल्यूशन में या फिर सॉल्ट सोल्यूशन में रखोगे तो पानी कहाँ निकलेगा बेटा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो सेल को कभी भी अगर आप सॉल्ट सोल्यूशन में या शुगर सोल्यूशन में रखोगे तो सेल पानी लूज करता है, जबकि आप जब सेल को आपके प्योर वाटर या आपके प्लेन वाटर में रखते हो बेटा तो वो पानी लेता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है बेटा, साइज में बड़ा हो जाता है, और जब पानी लूज करता है तो वो श्रिंक हो जाता है। The inner content of the cell shrink as the cell membrane pulls away from the cell wall, and this shows that the cell wall helps plant cell remain firm in their original shape। तो होता क्या है बेटा कि जब आपका प्लांट सेल पानी छोड़ता है, ठीक है बेटा, पानी छोड़ रहा है, ठीक है, तो ये जो बाहर का जो कवरिंग है बेटा इसको हमने सेल वॉल बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, सेल वॉल। और जो ये अंदर वाला है इसको हमने बोल दिया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया और आपका सेल वॉल। बाय बाय। ठीक है, अब यहां पर आपका पानी जो है बेटा वो छोड़ रहा है बाहर। जब ये पानी बाहर की तरफ छोड़ेगा तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना बेटा, ये धीरे धीरे आपका श्रिंक करेगा। क्या करेगा बेटा, श्रिंक। पर जो ये सेल वॉल है वो तो डेड है। क्या है बेटा, वो डेड, तो वो कभी श्रिंक नहीं करता, वो अपनी जगह में बैठा रहता है।
तो होता क्या है बेटा कि ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है बेटा, ये अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, बट जो सेल वॉल है बेटा वो वैसा ही रहता है। इसीलिए बेटा इसका जो शेप है बेटा वो फॉर्म रहता है, उसका शेप नहीं बदलता, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है ना बेटा, ये इसी तरह से आपके उसके शेप को मेंटेन रखता है। क्यों? क्योंकि जब पानी सेल लूज करेगा ना, तो सिर्फ उसका क्या बदलेगा बेटा, उसका सेल मेम्ब्रेन छोटा होगा, बट कभी भी आपका सेल वॉल छोटा नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर से समझें कि आपका जो सेल वॉल है वो कैसे आपके प्लांट को फॉर्म रखता है, ठीक है, प्लांट को, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो भी फ्लावर है या फिर आपका लीफ है या फिर आपका जो ये स्टेम है, ये सब फॉर्म कैसे रहते हैं, क्योंकि पानी जब वो छोड़ेगा तो इन सबको सिकुड़ जाना चाहिए था, बट ये सिकुड़ते क्यों नहीं बेटा, क्योंकि सेल वॉल जो है बेटा इसको मेंटेन रखता है। सेल वॉल बेसिकली करता क्या है बेटा, इनके शेप को फॉर्म बना के रखता है, क्योंकि इसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। तो इस बारे में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने।